ठीक है, क्या है देखो, सुटेबल साइज होना चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए कि हर प्लेस पे वेरी ना करे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मतलब जितने भी तुम्हारे कंट्रीज हैं उन सब में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये हमारे यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, मान लो जैसे मैंने लेंथ लिखा 28 मीटर, तो 28 एक मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर एक उसकी एक उसका यूनिट हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिट को मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की हैं, एक तो फंडामेंटल है और दूसरी डिरीवेबल क्वांटिटीज है जिन्हें हम डिराइव करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ 7 हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि एसआई सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 7 हैं। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री बोले तो वो बाद में ऐड हुई हैं तो उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला है। तो 7 बेसिक क्वांटिटी कौन सी है वो देखो, जैसे मास है ये आपकी बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ है ये बेसिक है, टाइम, टेम्परेचर, है ना, ये 4 हो गई। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस को जैसे मान लो एन को मुझे सब्सटेंस चाहिए, किससे मेजर करेंगे, इसको मोल से मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको एम्पियर में। अब देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो ये है ना, ये आप ज्यादातर कहीं पढ़ोगे नहीं, ना 11th में पढ़ोगे ना 12th में पढ़ोगे, बट ये वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो यहाँ पर याद रखनी है कि ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्या है क्वांटिटी इसकी, ऐसा यूनिट का नाम क्या है, कैंडिला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। तो ये 7 यूनिट्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर, मास, लेंथ, अमाउंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट, 7th इज द लैमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो दूसरी जो क्वांटिटीज ऐड हुई हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, जैसे कि आपका एंगल्स जिसे बोलते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास एंगल होंगे, एक तो प्लेन एंगल जिसे हम नॉर्मली जैसे सर्कल में एंगल बनाते हैं वो हो गया, जैसे थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा होगा, ये आर्क हो गई, ये रेडियस हो गई, तो थीटा किस आर्क किसके बराबर होगी, एल बाय आर। तो ये देखो ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है बट इसकी यूनिट है। तो यही दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशन लेस है बट इनके पास अपनी यूनिट है, इसलिए इनको किसमें डाला है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, ये एडिशनल यूनिट्स हैं। अब प्लेन एंगल क्या होता है, देखो प्लेन एंगल नॉर्मल जैसे कि आपका जैसे सर्कल है, अब सर्कल का मुझे एंगल कट करना है तो कोई भी मान लो मैंने यहाँ से आर्क बनाई तो सेंटर से यहाँ से ड्रॉ करी, ये मेरा क्या हो गया, ये थीटा हो गया, है ना। इसका एंगल की यूनिट हो गई रेडियन, तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। कन्वर्जन भी करना हो तो हमें पता है 180 किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के। तो मुझे अगर 1 डिग्री निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180 डिग्री। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, देखो सॉलिड एंगल होगा अगर कोई भी एरिया किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा, मान लो कोई भी आपका एरिया है, यहाँ पे बात करते हैं, मान लो मैंने ये कोई भी एरिया कट किया, अब ये एरिया पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, अब एरिया की यूनिट भी आर स्क्वायर में होगी, अपॉन में आर स्क्वायर हो गया, तो ये क्वांटिटी भी कैसी होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, और इसकी यूनिट इसका यूनिट क्या होता है, देखो स्टेरेडियन। ठीक है, एस आर से डिनोट करेंगे, ये सॉलिड एंगल हो गया। अब देखो डिस्टेंस की कुछ यूनिट्स की बात करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट्स में हमारे पास 3 यूनिट्स होती हैं, अगर मैं बात करूं जनरली, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, दूसरी मेरे पास लाइट ईयर होती है, और तीसरी क्या होती है मेरे पास, बताओ, पार्सेक। हाँ तीसरी होगी हमारे पास पारसेक। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये वो डिस्टेंस है जो कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है। अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछोगे कि क्या है डिफाइन करो, तो दिस इज अ डिस्टेंस, कहां से कहां तक, सन से लेके अर्थ तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब देखो कितने किलोमीटर्स में है, 10⁻⁶ किलोमीटर्स में है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर ऑप्शन इसमें ना ऑप्शन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की किस में पावर्स में होती है ना, 150 का, तो ये हो गया 10⁻⁶ किलोमीटर्स, तो ये हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो डिस्टेंस की यूनिट है। अब बात करेंगे लाइट ईयर। तो देखो लाइट ईयर क्या है कि अगर लाइट है जो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसका हम लोगों को एक डिस्टेंस का यूनिट चाहिए, तो वो होगी लाइट ईयर। देखो अब ये क्वांटिटीज इतनी बड़ी हैं, इनको सिर्फ हम लोग प्लैनेट्स और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए ही यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर मीटर यूज करने लगूं
तो मीटर बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों को बड़ी टाइप की यूनिट्स चाहिए होती हैं। तो डिस्टेंस के लिए 3 ये मेजर यूनिट है। तो लाइट ईयर कौन सी यूनिट है? दिस इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट। तो लाइट ने जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया देखो, एक साल में उसकी स्पीड के साथ, ये तो स्पीड हो गई, ये ईयर, ये डेज, और ये तुम्हारे मिनट एंड आवर्स। तो देखो कितना टाइम हो गया, 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस हो गया, 10⁻12 किलोमीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल किस में था? 6 में। ठीक है, अगर इसको एयू में चेंज करोगे तो ये एयू में कितना हो गया देखो, 1 लाइट ईयर एयू टाइम के 63,241 एयूज है। तो इसका मतलब एयू बहुत छोटी यूनिट है जब हम लाइट ईयर की बात करेंगे। तो लाइट ईयर देखो कितने टाइम्स है हमारे एयू के, बहुत बड़ी यूनिट हो गई, है ना, 63241 एयू। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तीसरी आती है पार्सेक। पार्सेक क्या है? देखो पार्सेक है, इट इज द डिस्टेंस। अगर बात करें, अगर मान लो तुमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक आर्क को कट किया, ठीक है, ये मैंने एक आर्क कट की जिसका, उस आर्क का डिस्टेंस है 1 AU। अब मुझे एंगल सबटेंड करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये कराया। अब ये 1 AU इस पॉइंट पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही होगी जो होगा 1 आर्क सेकेंड। ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है ये 1 आर्क सेकेंड है। 1 आर्क सेकेंड देखो किसके बराबर होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1 आर्क सेकेंड किसके बराबर है, तो ये 1/3600 ऑफ डिग्री। तो ये आपका इसके बराबर है आर्क सेकेंड। ठीक है, ओके। अब 1 पार्सेक, अब इसको देखो क्या करेंगे, दैट इट इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU। तो थीटा किसके बराबर होता है? L अपॉन, हाँ जी मैम मुझे वो एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 आर्क इक्वल्स टू। हाँ देखो 1 आर्क ये है कि 1 AU का अगर आर्क लिया है तुमने, ठीक है, ये क्या हो गई, ये आर्क हो गई। अब ये एंगल ये हो गया थीटा, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस, ये रेडियस हो गया। तो 1 आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया वो कितना होगा, 1/3600 ऑफ 1 डिग्री। तो ये इसको बोला गया है 1 आर्क सेकेंड, ये 1 आर्क सेकेंड है। ठीक है, अब यहां से तुम्हें निकालना क्या है, पार्सेक। तो पार्सेक क्या होगा, जो ये रेडियस है ना, ये जो रेडियस आई है यही क्या है, यही पार्सेक है। जो ये थीटा जब हम निकालते हैं थीटा के टर्म्स में जो रेडियस आती है, अब 1 आर्क का अगर आर्क 1 AU की लोगे और इतने एंगल का सबटेंशन होगा तो ये रेडियस पार्सेक के बराबर आएगी। अब पार्सेक देखो कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, आर को इधर ले गए, आर ही निकालना है रेडियस, और यही रेडियस पार्सेक है, इक्वल्स टू लेंथ अपॉन थीटा। अब लेंथ कितनी है देखो 1 AU, तो 1 AU कितना आया था हमारा, देखो 1 AU कहाँ गया, ये रहा 1 AU 10⁻150 इंटू 10⁻6 मीटर्स लिख दिया। अब थीटा देखो कितना है, 1/3600। अब इसको रेडियंस में चेंज करेंगे तो रेडियन में कैसे कर पाएंगे, पाई अपॉन क्या लिखूं, 180। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, अब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, दिस इज योर 1 पार्सेक। 1 पार्सेक का एक्चुअली मीनिंग ये होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी। तो देखो पार्सेक जो है लाइट ईयर के भी अगर बोले तो 3.2 टाइम्स है। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट, वेरी लार्ज यूनिट एज कंपेयर टू लाइट ईयर। ठीक है मैम तो हाँ जी, मैं पार्सेक वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है क्या डिफिकल्टी है? मैम। इसमें जो हम मेजर करेंगे वो किसके कंपैरिजन में एंगल सबटेंड करेगा इसमें? एंगल जो है एक आर्क है ना, जिस आर्क की डिस्टेंस है, अब मुझे किसी भी पॉइंट पे इस आर्क का एक एंगल बनाना है, और वो एंगल किसके बराबर होना चाहिए, 1/3600 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑफ डिग्रीज में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस आर्क का एंगल ड्रॉप करना है, और वो एंगल इतना ही होना चाहिए। तो जो डिस्टेंस निकल मैम के स्क्रीन आएगी, शायद दिख नहीं रही है मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैम विजिबल है। मैम विजिबल है। ठीक है, भाई टाइम ज्यादा मत लगाओ, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है थोड़े थोड़े समय में। ये तुम्हारा क्या है, एक्चुअली में ये होता है सबसे लार्जर यूनिट, पार्सेक एस्ट्रोनॉमिकल सबसे स्मॉलेस्ट हो गई। अब देखो यहाँ से मुझे फटाफट आंसर कर दो जल्दी से, 2024 का सवाल है ये। मैम स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is false. यस Very मैम, good. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, Yes, Yes, ma'am. Statement is true. Ma'am, P and option statement is
Option B. C option. वेरी गुड, ऑप्शन है सी। हाँ, B. B option. B मैम. मैम B option. बी ऑप्शन, वेरी गुड। सेकंड तो गलत है, अभी हमने देखा है पार्सेक बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में है, ये देख लेना। अब देखो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हल्के में मत लेना, निकाल लेंगे नहीं निकलता है, ठीक है। डायमेंशंस देखो क्या होता है। डायमेंशंस एक तो तुम्हारी अभी मैंने बताई थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। दूसरी मैंने कुछ बताई थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक तो फंडामेंटल, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बात आई कि यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगी। देखो अब डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी तो मुझे किसी तरीके से एक्सप्रेस करना होगा। एक्सप्रेस किस में करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स में। अब फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस तो करोगे, हो सकता है मास की कुछ पावर आए, हो सकता है लेंथ की कुछ पावर आए। जो ये पावर्स आएंगी यही क्या है, डायमेंशंस। इन्हीं पावर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, यही हमारी डायमेंशंस है। कि जब मैं डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में लिखूंगी तो कुछ पावर्स आएंगी, तो उन्हीं पावर को डायमेंशंस बोला गया है। अब ये डायमेंशंस निकालेंगे कैसे, देखो बहुत आसान है निकालना। तुम्हें ना दो चीज याद रखनी है, एक तो फोर्स का याद होना चाहिए। फोर्स का कितना होता है, MLT -2. है ना। एक तो हमें फोर्स का याद होना चाहिए, दूसरा एनर्जी का। एनर्जी का कितना होता है, ml ml square T minus T -2। अब देखो एनर्जी का जो होगा वो क्या होता है, फोर्स इंटू एल के बराबर। ध्यान, जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ ना, इन्हें देखो ध्यान रखना, आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो देखो कितनी जल्दी होंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एल के बराबर। यही मेरा किसकी क्वांटिटी हो जाती है, वर्क की। अब एनर्जी चाहे कोई भी हो, कैसी भी एनर्जी हो, उन सबका फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, जो भी एनर्जीज होंगी उसमें तुम्हारी एनर्जी का यही फॉर्मूला होगा। अब बात याद क्या रखनी है, देखो तुमसे कुछ भी क्वांटिटी पूछे, तुमसे पूछे कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो तुम्हें ना ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखना, फोर्स के टर्म्स में निकालो। क्योंकि तुम्हें फोर्स का पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, फोर्स में करना है, क्योंकि फोर्स का हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है MLT -2। और क्या हो गया, ठीक है। अब इन चीजों में हम लोगों को ये याद रखनी है, दो क्वांटिटीज। मान लो तुमसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ लें कि इसकी डायमेंशन क्वांटिटी क्या है, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखना। तो फोर्स में ही हम लोगों को चेंज करना है, जिससे हम लोग आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास सारी क्वांटिटीज हैं, मैंने यहाँ पे सब पेस्ट कर दिया है तुम लोगों के आसानी के लिए। एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी आराम से कर लोगे। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होती है। इम्पल्स बहुत आसान होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का हमें पता ही है। वर्क एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब टॉर्क का देखो, टॉर्क की भी क्वांटिटी जो होगी सेम रहेगी, वर्क एनर्जी और मैं बात करूं तो टॉर्क भी सेम रहेगा, है ना। टॉर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो दिस इज द सेम क्वांटिटी फॉर टॉर्क ऑल्सो, MLT। अब देखो प्रेशर भी बहुत आसान है, प्रेशर की क्वांटिटी सेम एज स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फॉर्मूला देखो किसका, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं होगा स्ट्रेन का। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब देखो ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट ना किसी के साथ भी लगा सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ लेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछ लेंगे, कुछ भी हो सकता है। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि लेंथ के डिस्टेंस के बेसिस पे वो चीज वेरी हो रही है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस के उस वेरिएशंस पे जो भी क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है तो पोटेंशियल से लेंथ को डिवाइड कर देना। वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो किससे डिवाइड कर दिया, देखो डिस्टेंस से मैंने इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया, तो वही क्वांटिटी क्या बना देगी, ग्रेडियंट बना देगी। तो फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी में लेंथ से डिवाइड दे देना। ऐसे ही देखो प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तुम्हारी डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल में तुम देखना यहाँ से बहुत सवाल आए हैं। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, जैसे फोर्स किसके बराबर होती है, फॉर्मूला बताओ इसका, 6 पाई मैम 6 पाई ईटा RV. वेरी गुड, 6 पाई ईटा RV।
तो यहाँ से हम ईटा निकाल सकते हैं। देखो फोर्स की क्वांटिटी पता है, आर लेंथ की पता है, वेलोसिटी की पता है, कितना इजी है। यहाँ से हम ईटा 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, थीटा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी एज डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये क्वांटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये कैसी क्वांटिटीज है, डायमेंशनलेस, इनकी कोई यूनिट ही नहीं, इनकी कोई सॉरी डायमेंशनलेस है, डायमेंशंस नहीं होंगे, यूनिट होगी क्योंकि थीटा है, ये डायमेंशनलेस है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेडियस गायरेशन पता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। सबके फॉर्मूले हैं, एक बार गो थ्रू हो जाना इस स्लाइड से, एक भी ऐसे फॉर्मूला या क्वांटिटी नहीं है जो नहीं होगा। दूसरा मैं तुम्हें बता देती हूँ जो याद करने वाले हैं, देखो एनर्जी डेंसिटी, तो अब अपॉन में जो भी एनर्जी है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। क्रिटिकल वेलोसिटी, बेशक क्रिटिकल वेलोसिटी आगे लिखा हो, है क्वांटिटी वेलोसिटी की ही, जो डायमेंशंस आएंगे वो वेलोसिटी वाले ही आ रखे हैं, देखो। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में टाइम के डायमेंशंस आएंगे। दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आराम से फोर्स वाली क्वांटिटी से निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी क्या होती है कि आपने कितना इनपुट दिया और हमें आउटपुट कितना मिला, उसी के रेशियो को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब दोनों है तो क्वांटिटीज एनर्जी की, तो क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। Dimensionless. इफिशियंसी का कोई भी डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। तो इफिशियंसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, दूसरा ये लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कोफिशिएंट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो है ये पांचों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेंट है। कई बार कांस्टेंट के जब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो याद नहीं रह पाते हैं। देखो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, E इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, E इक्वल्स टू न्यू। यस मैम। एनर्जी का पता है तुम्हें, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, यहाँ से निकाल लोगे। इतना भी नहीं करना तो सबसे आसान, तुम्हें प्लांक कांस्टेंट की यूनिट पता है, जूल सेकंड होती है। तो जूल की फॉर्मूला लिखा देखो, ml2t-2, ठीक है, जूल सेकंड। अब इसको t से मल्टीप्लाई कर दो, तो t से टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ml2t-1, ml2t-1, ये तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, बोलो M, फॉर्मूला बोलो, MC delta T. MS del T, वेरी गुड, MS del T। तो Q क्या है तुम्हारा, हीट एनर्जी, M इज मास, S इज स्पेसिफिक हीट, del T इज द टेम्परेचर चेंज। यहाँ से तुम स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो। Q क्या है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी की वही फॉर्मूला रहेगा जो कि एनर्जी का है, इसको मास और टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। अब टेम्परेचर का याद रखना, यहाँ पे डिग्री नहीं होगा, टेम्परेचर का हम लोग क्या लेके चलेंगे, केल्विन। ठीक है, नो डिग्रीज, टेम्परेचर को केल्विन में SI यूनिट है तो हम लोग केल्विन में लिखेंगे। लेटेंट हीट बहुत आसान है, Q इक्वल्स टू MT, है ना, हीट एनर्जी अपॉन मास, कि पर यूनिट मास के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, फेज चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लेटेंट हीट का फॉर्मूला। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, हीट, ये तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। एक होता है तुम्हारा स्टीफन कांस्टेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाँ ये रहा, स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी इक्वल्स टू ρT4, यही होता है। अब हमें इसकी इसकी वैल्यू चाहिए, दिस इज द स्टीफन कांस्टेंट, तो एनर्जी को T/4 कर दो, तो तुम्हारा आसानी से किसका फॉर्मूला आ जाएगा, स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट का। बट याद रखना जो ये एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, पर यूनिट एरिया वाली, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, जो ये एनर्जी E है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट एरिया लिखना, ये जो फॉर्मूला में है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ पर एरिया से डिवाइड करोगे पहले, फिर उसके बाद उसको टाइम से। अब वीन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। जो कांस्टेंट है इनके फॉर्मूले बहुत डायरेक्ट आते हैं, तो
तो वहां पर बैठ के मत मल्टीप्लाई डिवाइड करना कि एनर्जी का नहीं आ रहा है, अब इसका फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब और क्या बचा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, एनआरटी। एनआरटी फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर का बहुत आसान है, वॉल्यूम का तुम्हें पता है, एन का क्या होगा, देखो मोल, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मोल लिखा है। टी का क्या लिख दिया, टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखना, एन को मोल्स में लिखेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में, तो डिग्री में मत लिख देना ये, या फिर टेम्परेचर को कभी करो, टेम्परेचर को यहीं पे इसी वाले टेम्परेचर, इसी वाले टाइम में ऐड कर दो। ठीक है, टेम्परेचर अलग क्वांटिटी है। ओके, चलो फटाफट से इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। फॉर्मूले भी बता दिए मैंने, स्पेसिफिक हीट का भी बताया, गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला भी बताया। चलो सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड, मैम Very सी good. ऑप्शन। ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो तुम्हें अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है ना, हमने डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल लिए। यहाँ पर देखो और भी यहाँ पर तुम्हें सारे फॉर्मूले एक जगह मिल जाएंगे, अलग से कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबके फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार जब निकालने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो एक बार कैपेसिटेंस का खुद से कर लेना। दिख तो इजी रहा है बट है नहीं, तो चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज का तो आसानी से लिख दोगे आई टी में, आई मतलब तुम्हारा करंट हो गया, टी इज तुम्हारा टाइम हो गया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया? वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल सीधा तुम्हारा वर्क डन अपॉन चार्ज से निकल आएगा, तो वर्क डन यानी एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, और चार्ज को फिर से तुम्हें करंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, बट फिर भी एक बार इसको जरूर देख लेना। दूसरा रेजिस्टिविटी का तो आराम से निकल जाएगा, लेंथ एरिया। फील्ड का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फोर्स में लिखना क्योंकि फोर्स का हमें पता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत आसानी से निकल आएगा क्योंकि फील्ड का हमको आइडिया हो गया। तो यहाँ से हम लोग फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, फॉर्मूला क्या होता था, ई डॉट ए होता था, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो फ्लक्स को, फील्ड को। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें देखना है एक बार, इंडक्टेंस का देख लेना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सबका एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो स्पीड का फॉर्मूला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस है, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, ये देख लेना, ये नंबर्स जो हैं ये एक बार पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें। ये देखो, मास का वही फॉर्मूला रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, एनर्जी का फॉर्मूला ये कैरी करेगी। डिके कांस्टेंट अगर पूछ ले तो डिके कांस्टेंट टाइम पे डिपेंड करता है कि कोई चीज कैसे डिके हो रही है। तो अगर मान लो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बट ये वैसे सिलेबस में हट चुका है न्यूक्लियाई से, बट हो सकता है यहाँ पर आ जाए, तो डिके कांस्टेंट देखो टाइम इनवर्स के बराबर है, कि अपॉन में टाइम आएगा कि कोई भी अगर तुम्हारा सब्सटेंस है वो टाइम के साथ साथ कितना डिके हो रहा है, तो ये 1 अपॉन टाइम। ठीक है, डिके कांस्टेंट की अगर देखे तो टी इनवर्स किसकी यूनिट हो गई, टी इनवर्स डीके कांस्टेंट। अरे वो तो ठीक है, और किसकी होती है टी? फ्रीक्वेंसी। तो डिके कांस्टेंट देखो, अब यहाँ, हाँ अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट किस किस के बराबर हो सकती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा डिके कांस्टेंट भी कोई वैल्यू है तो ये नहीं हो पाएगा। तो एक काम करना, आधे घंटा 30 मिनट बस एक बार जो ये लगी हुई है ना स्लाइड, 30 मिनट लगा लेना, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा अगर तुमने सारा पढ़ा हुआ है तो, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखो, अगर अभी तुम डायरेक्ट निकालते ना ये तो बहुत लेंथी हो जाता। और तुम्हें पता है कैपेसिटेंस की निकालनी आ गई तुम्हें, कैपेसिटेंस का आराम से निकाल लेंगे हम लोग, अभी पढ़ा है क्यूवी करके, क्यू इक्वल्स टू सीवी।
सी का आता है Q अपॉन V करना है बस। अब इस Q अपॉन V को किसे मल्टीप्लाई कर दें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो कैसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशंस में। एक तो डायरेक्ट डायमेंशन पूछ लेगा कि ये वाली क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन बता दो, ठीक है। एक होमोजेनिटी से पूछ लेगा, जैसे अब सपोज करो अभी क्वेश्चंस हैं उसमें देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला डिराइवेशन, तीसरे तरीके के आते हैं फॉर्मूला डिराइव करने। तो ये 3 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट ये वाला पड़ता है, फॉर्मूला डिराइव वाले। तो तीनों तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो ये वाले मैच द फॉलोइंग है, इनमें देखो तुम्हें ना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 4 ऑप्शन आए हैं, तुम्हें किसी का भी याद नहीं है, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का याद है, डी का ml2 t-2। तो देखो क्या निकल रहा है, डी का कोई अलग ऑप्शन है, डी का फर्स्ट है मैम, है ना, फर्स्ट, यस मैम, फर्स्ट हाँ डी और बस। डी। तो तुम्हें और सॉल्व करने की हाँ, तो ऐसे ना दिमाग को एक्टिव रख के बैठना कि मुझे पहला देखते ही कभी सॉल्व करने लग जाओ। पहले देखना कि मुझे इनमें से कौन से का ऑलरेडी याद है, तो उसका तुम लोगों के डायरेक्ट ऑप्शंस में सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो टॉर्क, अब हमें पता है टॉर्क का किसके बराबर था, अभी मैंने बताया था F/L, फोर्स की वर्क और फोर्स एनर्जी। यस अरे भाई मैम, फोर्स नहीं, टॉर्क का मैम, वर्क work और एनर्जी के बराबर था, है ना। तो अब तुम्हें Yes, और ma'am. आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और स्ट्रेस का किसके बराबर था, सीधा प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर बस। तो अब तुम लोगों को सॉल्व नहीं करने ये। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेके तुम्हें ये वो टाइम वेस्ट कराना चाहते हैं, फिर हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि हम तो पढ़ के आए हैं टॉर्क का स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें माइंड में वहां पर खोल के बैठनी है दिमाग को। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अब देखो इसमें क्या करें, देखो ये जो क्वेश्चन ये कांस्टेंट वाले होते हैं ना, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, यहाँ से थोड़े से टफ हो जाते हैं कांस्टेंट में, क्योंकि कांस्टेंट में ऐसा होगा तुम फॉर्मूला रखोगे। जैसे मान लो मैं किसका बताऊं, चलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालो जरा, कितना होगा Ma'am, बोल्ट्जमैन। मैम, हाँ तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 किसके बराबर होती है, KT। बहुत आसान है ना। तो एनर्जी को किससे डिवाइड कर दें, T से, तो तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आराम से निकल जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला बहुत इजी है, E=h न्यू निकाल चुके हैं, तो ये ऑप्शंस भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे तुम्हारे। ओके चलो फटाफट बता दो अब इसका ऑप्शन, इसका आंसर बता दो। बच्चों जो तुम्हें असाइनमेंट दिया है ना 20 क्वेश्चन, अगर वो 20 क्वेश्चन तुमने बिना किसी गलती के कर लिए, यूनिट एंड डायमेंशन में तुम्हें एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। PYQs के अलावा भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड करे हैं, वो 20 सवाल लगा लेना। मुझे पता है तुम लोगों को ना स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर में दिक्कत है, बट जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनको आ गया, डाउट क्लास में समझाया था, जो रह गए सो रह गए। करिए। मैम, दोनों गलती है आपको। नहीं नहीं भाई दोनों गलत नहीं है, देखो ऑप्शन मैम, देखो। फर्स्ट टू है। मैम फर्स्ट फर्स्ट है ऑप्शन, ना, मैम वेरी बोथ आर ट्रू। नो नो बोथ आर नॉट ट्रू, मैम Option सेकंड, second is false, ओनली first is true. फर्स्ट इज, ओनली पहला फर्स्ट सही इज है। फॉल्स हाँ है नहीं, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट। Option B. हाँ वेरी गुड, ऑप्शन बी करेक्ट है, जिन्होंने ऑप्शन बी चुना है वेरी गुड। मैम एक मैम बार ये मोमेंट false ऑफ का आगे फोर्स C की क्या यूनिट लिखा है? बता देना। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स ml2 t-2, ठीक है। टॉर्क की तो हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स कोई अलग से थोड़ी क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज t, sorry t-2, I'm sorry t-2, this is the quantity of torque, nothing else। क्या देखो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2 है।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसका बताओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थीटा कैसी क्वांटिटी थी? एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस बस डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अब जरा अपने दिमाग को देख के, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है, सही आंसर आना चाहिए। मतलब कोई भी क्वांटिटी 2 पाई रहना चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसे समझो। बस 2 पाई बचना चाहिए, बाकी हम सब option- लेंथ। बी। मैम सी। बाकी के बच्चे देखो, सी में मुझे पता था बहुत बच्चे सी में फंसेंगे, बट फिर भी क्रॉस चेक करो। कॉपी पेन लेके बैठो, करो, 1-2 मिनट लगाओ। मैम बी ऑप्शन। ध्यान से लगाओ, ध्यान से। मैम ऑप्शन डी। सारे बोल दो, ABCD, तीनों, 3 तो आ गए मेरे पास, अब सब इकट्ठा बोलो। देखो जरा, अगर मैं हाँ, बच्चा, अगर आप ए रख रहे हो x की जगह, तो 2 पाई L/L तो कट गया ना, 2 पाई सही है फिर तो, ये 2 पाई ma'am. बचना चाहिए। सेकंड देखो, NT की जगह हम लोग L रख रहे हैं, तो लैम्डा भी क्या है? लेंथ की यूनिट है। 2 पाई NT की जगह L रख दिया अपॉन L, L से कट गया, 2 पाई बच गया, मतलब बी भी ठीक है। सी देखो, अब सी की बात करते हैं। N की जगह क्या लिखा है? N की सी, सॉरी N है ना, N की जगह लिखा है लेंथ अपॉन T, L/T, राइट? L/T लिख दिया। यहाँ क्या है मेरे पास? T है और लैम्डा है। तो ये देखो, कल कट गए ना सारे, लैम्डा से लैम्डा, T से T कट गया, तो सिर्फ 2 पाई बच गया। ये सिर्फ n का वैल्यू था, दिस इज ओनली n, तो ऑप्शन सी भी सही है। डी देखो जरा ध्यान से, n/λ, अगर t के बराबर रखते हो n/λ को, t इंटू टी, ये तो T2 बन गया ना। यस तो मैम। यहाँ से तुम्हें यूनिट मिल गई एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन डी नहीं सही है। तो ऑप्शन डी, कितना इजी सवाल था, इसमें भी भटक गए क्यों? क्योंकि जल्दी करी। मैम करेक्ट वाला बता रहे थे। करेक्ट तो सारे ही हैं। अच्छा, तुम नहीं एक एक मैम, करके डी जा रहे नहीं थे है। और तुम्हें लगा कि ये सही है, तो ये सही है ना। ये देखो ध्यान से पढ़ो, नॉट करेक्ट पेपर में। ओके, ये घर से करना, एंगुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, ये सेकंड तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमारे, ये डायमेंशंस में सेकंड तरीके के क्वेश्चंस बच्चों होते हैं ये वाले। तो एक मेरी बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर में प्रेशर की क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, मास में मास ऐड कर सकते हो, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, है ना। ये तो नहीं है कि मैं तुमसे कह दूं कि एक्सीलरेशन में वेलोसिटी ऐड कर दो, कर दोगे क्या? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। ये, हाँ, तो ये है सेकंड तरीके के सवाल जो डायमेंशन से बनते हैं, और हमेशा डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। स्प्रिंग, तो अब देखो, ये एक क्वांटिटी है फोर्स, जो कि इन दोनों के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होंगी भाई? ax² सेकंड, ये दोनों ये सेम होंगी, तभी तो ऐड हो रही होंगी, और ऐड होके ये फोर्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्वांटिटी फोर्स के बराबर नहीं है। F इक्वल्स टू ax², ये भी फोर्स के बराबर है, और F इक्वल्स टू bt 1/2, ये भी फोर्स के बराबर है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो ये चीज हमें, ये सेकंड तरीके के सवाल आते हैं डायमेंशन से। तो इसमें अगर ये सवाल, जैसे मैंने क्वेश्चन में भी डाला है कि सेम क्वांटिटी, अगर मान लो सेम क्वांटिटी है, तो वो क्या नहीं हो सकती? ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती। तो याद रखना, डिफरेंट क्वांटिटीज डिवाइड हो सकती हैं, मतलब सेम अलग अलग क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हो, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर असाइनमेंट है तो असाइनमेंट को खोल के देखना, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लोगे। फोर्स का फॉर्मूला कितना है? ml/2 ML MLT minus 2। MLD-2। ओके। अब x² डिस्टेंस है, तो ये होगा L², तो a की वैल्यू कितनी हो गई? ml की पावर -1 t की पावर -2। t तो -2 ही रहेगा ना, ये आ गया। अब देखो f, यहाँ से b निकाल लेंगे, t 1/2 करके,
तो बी स्क्वायर बाय ए कर दोगे कि नहीं कर दोगे? हो गया ना आसान सवाल, यस मैम। Yes, आराम ma'am. से क्वेश्चन निकाल लोगे। तो इसमें यही होना चाहिए कि दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के बराबर है मतलब वो फोर्स के ही बराबर है। दोनों क्वांटिटीज को ऐड करके फोर्स के बराबर आंसर आ रहा है। ये अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो इतना आता है, मैं बता रही हूँ, ये तो हर बार तुम्हें दिख जाएगा पेपर में एक ना एक बार तो। हाँ जी, अब इधर देखो, प्रेशर में ये क्वांटिटी ऐड हो रही है तो मतलब ए बाय वी स्क्वायर किसके बराबर होगा? प्रेशर के Pressure. बराबर होगा ना। Pressure. अब देखो वॉल्यूम में बी माइनस हो रहा है मतलब बी किसके बराबर होगा? वी के। Volume Yes, के. ma'am. बी किसके बराबर हो गया? Volume वी के. के। हाँ, वॉल्यूम के। तो इसका मतलब बी वी के बराबर है, ये ए बाय वी स्क्वायर के बराबर है। तो ए फर्स्ट क्वांटिटी से ए किसके बराबर हो गया? पी वी स्क्वायर के। तो ए बाय बी स्क्वायर निकालना है। ए मेरा पी वी स्क्वायर, बी मेरा वी स्क्वायर। तो देखो किसके बराबर आ गई क्वांटिटी? प्रेशर के। 1 सेकंड का सवाल था, है ना। देखने में कितना बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि जो सिमिलर क्वांटिटीज है वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं आपस में। हम चैट बॉक्स में तो कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलिए भाई, बोलो क्या कह रहे हो? तो बोल दो भाई क्या कहना चाह रहे हो, कि फोन से नहीं कनेक्ट नहीं कर पाई, नया लिंक था ना। मैम एक ही वैल्यू पूछ रहे हैं। ए की वैल्यू पी वी स्क्वायर हो गया ना यहाँ हम से। पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू ये आ जाएगी ना। फोर्स को एल स्क्वायर से एक्स डिस्टेंस की यूनिट है, तो एफ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को फोर्स से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर्स को T1/2 से डिवाइड कर दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन अगर पूछ रहे हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बता दे रही हूँ, 1 मिनट। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसने भी सॉल्व किया है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लेना बाद में। मैंने सॉल्यूशन भी डाले हैं, अगर सॉल्यूशन चेक करना है तो सॉल्यूशन भी अलग से है, यू कैन चेक इट। ओके, अब देखो तीसरे तरीके का सवाल क्या आता है। देखो ये सवाल होते हैं बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, और देखा गया है पिछले साल से ये सवाल आ रहे हैं तो समय लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम अगर क्या होते, तुम्हारी जो 7 क्वांटिटी थी ना फिजिकल क्वांटिटी, 7 अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज में से अगर ये क्वांटिटी बन जाती तो आप डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते? तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूला हो गया ml-3, है ना। Yes. ठीक है, यस मैम। ओके। अब मुझे इस डेंसिटी को देखो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे सवालों में कुछ भी पूछ सकता है कि मान लो मास को बोल रहे हैं, मास को इन क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करें, तो तुम्हें करना क्या है? लेंथ ही होगा, पर फिर भी हमें तो सॉल्व करना ही है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। डेंसिटी को इधर रखा, फोर्स को रखा, वेलोसिटी को रखा, टाइम को रखा। अब ध्यान देना डायमेंशन, इनके डायमेंशन जरूर होंगे। तो फोर्स का डायमेंशन मान लो कोई भी ए है, जितनी भी क्वांटिटी है उनके अलग अलग डायमेंशन मान लो। टी का डायमेंशन सी है, इन्हीं के डायमेंशन तो पूछे कि एफ वी टी के क्या डायमेंशन आएंगे, तो मैंने मान लिया ए बी सी आएंगे। ठीक है, अब तुम्हें डेंसिटी का तो पता ही है कितना है, ml-3 है, लिख दिया। ओके, फोर्स का बोलो, mlt-2, mlt-2. इसका ए लिख दिया। वेलोसिटी का LT-1 लिख दिया। टाइम का सी, टी। अब एक काम करना है, मास का अलग लिखते चले जाओ, लेंथ का अलग लिख लो और टाइम का अलग लिख लो। जैसे मास का कितना बना? ए ओनली। लेंथ का कितना बना? ए प्लस बी प्लस बी। हाँ, टाइम का -2a माइनस प्लस सी। अब इनको इक्वेट कर दो, यानी ए किसके बराबर आ गया? 1 के। वेरी गुड, ज्यादा समय तो नहीं लगाना। बट ये क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज थी देखो, जिनके हमें डायमेंशंस ऑलरेडी पता थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज थी। अब मान लो अगर ये यहीं पे बोलता किसी भी वैल्यू को ग्रेविटेशन कांस्टेंट में बताओ, तो हमें उसका डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं ना।
वहां पर लग जाता फिर थोड़ा सा समय। तो इसलिए फॉर्मूले तुम्हें टिप्सों पे होने चाहिए। जो भी ये 4 शीट है, 30 मिनट लगा के उन चारों शीटों को देख लेना, क्योंकि वहां से 4 नंबर का एक सवाल आना ही आना है। ऑप्शन हाँ, हम ऑप्शन तो सी है एक आंसर। ऑप्शन सी, मैं एक सेकंड चेक करती हूँ। यस मैम। नहीं, अभी रुक जाओ, मैं बताने तो दो मुझे क्या। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। यस मैम। यस मैम। टाइम का तो 0 के बराबर रख दिया होगा, और a प्लस बी किसके बराबर रख दिया, -3 के। मैम बस ए प्लस बी से ही आ गया था, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो हाँ, गए। नहीं रखने पड़ा होगा ना, क्योंकि a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो -4 आ गया है ना। वेरी गुड। यस मैम। अब देखो, एक ये है, ये भी वही तीसरी क्वांटिटी का फॉर्मूला है। जैसे इसमें फॉर्मूले डिराइव वाले करने पड़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ, पर इनमें ना दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाना है, ये ना हमेशा कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, ध्यान रखना। जैसे ये यहाँ पर जी है ना, तो सोचो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास के बीच में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें तुमसे कौन सा, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे कि चार्ज वाला होता है हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला, F इक्वल्स टू के ई स्केयर अपॉन आर स्केयर, है ना। अब यहाँ से पूछ ले कि जो E है, अब दूसरा क्या है फॉर्मूला, जी एम स्केयर अपॉन आर स्केयर, सॉरी आर स्केयर है। यहाँ पर m की वैल्यू पूछिए, हो सकता है एक क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले E की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ के आर एंड ऑल। तो क्या करना है, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, F इक्वल्स टू जी एम स्केयर आर स्केयर, फॉर्मूले ही लिखने हैं। अगर एक एक करके क्वांटिटी लिखोगे ना यहाँ पर, जैसे इसमें किया है, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखी है, वेलोसिटी की रखी है, टाइम की रखी है, अगर ऐसा इस क्वेश्चन में करोगी तो कल तक भी आंसर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 घंटा लग जाएगा तुम्हें सबकी क्वांटिटीज को डिराइव करने में, लग जाएगा कि नहीं। पहले जी की, फिर एच की, फिर ये क्या है, स्पीड है, इनकी क्वांटिटीज को ड्राइव करने में लगेगा कि नहीं लगेगा टाइम। मैम लग यस जाएगा। मैम। तो कैसे करें, अब देखो अब करना क्या है, एक बार फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखा, अब हमें चाहिए m स्केयर, तो m को अलग लिख लो। क्या फॉर्मूला हो गया, F इंटू आर स्केयर अपॉन ग्रेविटेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू m स्केयर हो गया ये तो, है ना। एक सेकंड, ठीक है, F इंटू आर स्केयर अपॉन जी इंटू एम स्केयर, ये हो गया। अब क्या करें, अब वो इसको लिखो, F इंटू एल स्केयर अपॉन जी इक्वल्स टू एम स्केयर। ठीक है, के और ए तो हमारे पास कुछ डायमेंशन के। अब देखो एच का क्या लेना देना है, E इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, एच। lambda। हाँ, अब देखो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे डायमेंशन लेंथ में आ रहे हैं, तो मैं एच सी अपॉन लैम्डा वाला लिख दूं, यस मैम। एच सी अपॉन लैम्डा लिख दिया। अब ई लैम्डा, ये एनर्जी है, ये इंटू एल हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, देखो एच सी के, HC। है ना, ये एच सी के बराबर हो गया। एफ इंटू एल स्केयर, इस एफ इंटू एल स्केयर को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एल इंटू एल, एफ इंटू एल क्या बन गया, एनर्जी, यस मैम। एनर्जी इंटू एल अपॉन जी इक्वल्स टू देखो एम स्केयर बन गया। ई इंटू एल को क्या लिख दूं, एच सी लिख दूं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो ऐसे तुम्हें सॉल्व करने हैं फॉर्मूले लगा के। तो ये एच सी बना, ये अपॉन जी ऐसे ही रह गया, और ये यहाँ पे क्या आ गया, एम स्केयर। तो अभी एम स्केयर को तुम्हें यहाँ पर पावर 1/2 कर दोगे ऑलरेडी सबकी, तो निकाल दिया। अब इनकी टर्म्स निकाल दी तुमने कि नहीं निकली, यस मैम, डी ऑप्शन हो जाएगा। यस मैम। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करने हैं। मैं इसका आंसर तुम्हें बता देती हूँ क्या है इसका। मैम डी। वेरी गुड, इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। तो सी की वैल्यू 1/2 हो गई, जी की वैल्यू -1/2 और एच की 1/2। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिमाग लगा के सॉल्व करना है। हो सकता है ई स्क्वायर का पूछ ले, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूले लगाने हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे ही देखो ये वाला ऐसे ही देखो ये फॉर्मूला है, एक बार करोगे जरा इसको, लास्ट क्वेश्चन है,
डायमेंशंस कंप्लीट कर लिया, एरर और वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें, किसमें, डाउट क्लास में। तो डायमेंशंस ही पढ़ाने थे आज, पर करो, मुझे 10 मिनट का टाइम लगेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स और पढ़ाने हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, तरीका देखना, तरीके से करना है, तरीका। म्यू एनर्जी डेंसिटी है, पहले फॉर्मूला लिखना है एफ का, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जी की वैल्यू निकाल लो, एफ इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू जी। म्यू बच्चों एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एल क्यूब है, लिख दिया, एनर्जी अपॉन एल क्यूब। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एल, F into L 12 अपॉन एल क्यूब। तो cube. ये क्या बन गया, एफ अपॉन एल स्क्वायर म्यू Yes, ma'am. इक्वल्स टू, बस हो गया, लो इतना आसान हो गया। रख दो फॉर्मूले में म्यू की वैल्यू एफ अपॉन एल स्क्वायर, जी की वैल्यू रख दो एफ एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, रूट एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ फोर्स बाय पर एम, यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास। तो बच्चों फॉर्मूले से ही सवाल निकलेंगे, वैल्यू मत रखने लग जाना, म्यू का रख रहे हो, जी का रख रहे हो, फॉर्मूले डिराइव कर करके नहीं रखने हैं हर सवालों में, सब क्वेश्चन का एप्लीकेशन अलग है, ठीक है, यस याद मैम। रखना। yes ma'am अब सुनो मेरी बात, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, डिराइव करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा लगेगा, हो जाएगा। इसको भी कैसे करोगे, वैल्यूज रख रख के नहीं करना है, फॉर्मूले रख रख के करना है, इस वाले क्वेश्चन को भी फॉर्मूले से। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, ये क्या है, ई का क्या दे रखा है यहाँ पे, ई चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, Permittivity. परमिटिविटी। इसका एक ही फॉर्मूला पता है तुम्हें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 pi epsilon स्क्वायर naught. अपॉन एल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमें आता है। एच का हमें पता है, एच सी बाय लैम्डा, देखना कुछ ना कुछ करोगे यही वैल्यूज निकल के आएंगी। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये भी तुम्हारा होमवर्क है, 3 सवाल तुम्हारे होमवर्क है। सिग्निफिकेंट फिगर, देखो यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, एक भी सवाल आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट लगा के समझ लो सिग्निफिकेंट फिगर्स को। यहाँ पे देखो 5 2 1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मैम 3। वेरी वेल डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर में ना 0 0 की ज्यादा दिक्कत होती है कि 0 0 है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर दो अगर जीरोस तुम्हारे एक्चुअल वैल्यूज के बीच में सैंडविच हो रखी हो तो वो काउंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 5 है, ओके, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो याद रखना जब भी जीरोस एक्चुअल वैल्यू के सैंडविच होंगी तो काउंट होंगी। अब तीसरी, पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, अब तीसरा देखो ये क्या है, लेफ्ट में आ रही है तो काउंट होंगी क्या, तुम किसी भी नंबर के आगे लेफ्ट में 3 जीरो लगा दो Yes, ma'am. ये काउंट है। तो 3 होंगी, ठीक है। ओके अब ध्यान से देखो, कंफ्यूजन होगी यहाँ पर, कितने हैं बताओ जरा। मैम 3। 5 हाँ मैम 5 है। हाँ देखो ये 5 वाले ने ये पढ़ के नहीं आए, है ना। तो यही है, तो जीरोस जो है राइट में अगर लगी हो तो बच्चों काउंट नहीं होंगी, अगर लेफ्ट में लग रही है राइट में लग रही है तो काउंट नहीं करनी है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कितनी वैल्यूज हैं एक्चुअली में, 3 है, 3. 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ओके। अब देखो चौथा, मैम अगर इसके डेसिमल के बाद दे देते कोई। हाँ तो ये रहा ना, रुक तो जाओ, ये रहा। अब देखो ये डेसिमल लगी हुई है, अब देखो डेसिमल के बाद है यहाँ पे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, काउंट होंगी कि नहीं होंगी, काउंट होंगी। डेसिमल के बाद अगर लग रही है, देखो राइट में लग रही है डेसिमल के, तो डेसिमल के बाद वाली काउंट होंगी। कितनी वैल्यूज हो गई, 5। 5. इधर बताओ ये कोई, अब अगर देखो डेसिमल के आगे लग रही है ना, आगे ये वाली, तो भी काउंट नहीं होंगी। तो कितनी वैल्यूज है, सिर्फ 2, ठीक है। 2. तो आगे वाली काउंट नहीं करनी। हाँ जी, मैम 0 ही काउंट होगा। मैम जैसे ये 52100.0
0 0 होता उस कंडीशन में मैम कितने होते फिर क्या कह रहे हो बोलो? 5 to 1 हम्म 0 0 हम्म पॉइंट हम्म 0 0। अच्छा अब कितना होगा? यस अब मैम। देखो, अब देखो पॉइंट से, अभी पॉइंट के बाद वाली 0 है, ये तो काउंट होंगी, बट ये वाली दो जो है ये काउंट, ये वाली काउंट नहीं होंगी, है ना? तो कितने हो गए यहाँ पे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ओके मैम। 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमें क्या देखना है? पॉइंट जो इसके बाद पॉइंट है ये वाले काउंट होंगे हमारे, अगर इन दोनों के वैल्यूज से आगे हैं तो काउंट नहीं होंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे रूल्स भी हैं, ये रूल्स हैं चारों, एक बार चारों रूल्स देख लोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट क्वेश्चन से और हो जाएगा। पहले में कितनी है? 4 4 4 वेरी गुड। यहाँ कितनी है? 3 3 3 हाँ, ये वाला काउंट Three. नहीं नहीं करेंगे। होगा 3। अब इसमें बताओ। 6 6 6 अरे पॉइंट के बाद वाली काउंट होंगी, यस मैम 6 होंगी काउंट। तो ये कितनी है? 6 3 और 3 6। नहीं 4 क्यों बोल रहे हो? देखो यहाँ पे क्या बोला है मैंने? पॉइंट के बाद वाली काउंट करनी है, पॉइंट के बाद वाली मैम काउंट करनी है, पर बिना पॉइंट के बाद वाली काउंट नहीं करनी। ठीक है? हाँ जी। मैम लेकिन आपने 5 to 1 वाले में तो 2 जीरो छोड़ दिए थे कहाँ पे? मैम, मैम जो ये सुरेंद्र ने एग्जांपल दिया था। उसी पेज पर मैम, पहले वाले। मैम छठा वाला है ना, 0.0012 उसकी बात कर रही है। इसमें कितनी होंगी? अब बचा कौन सा ऑप्शन? 5 5। तो इसमें 5 होंगी। तो देखो ये वाली ऐड होंगी क्या? नो ये मैम add- नो मैम पॉइंट नो मैम। पॉइंट से पहले, जो पॉइंट के हाँ। बाद वाली है ये ऐड नहीं होंगी। तो ये वाली सारी सैंडविच वाली ऐड होगी, और जो लेफ्ट वाली है ये ऐड होगी। तो कितने बचे? 1 2 3 5। तो कितने ऑप्शन हो गए? 5। मैम इससे अच्छा मुझे लग रहा है बच्चे ये वाली पूछ रहे हैं कि मैम इसमें ये वाला क्या है। यस यस मैम। एक सेकंड रुको जरा। इसमें 52100.00 है ना? मैम इसमें 7 होंगे। इसमें तो फिर पॉइंट से बाद वाली, एक सेकंड। तो 521 हाँ, तो भाई फिर तो इसमें ये वाली दो ऐड होंगी। ठीक है? पॉइंट से पहले वाली ये ऐड हो जाएंगी इसमें। एक सेकंड रुकना। मैम जो ये एग्जाम्पल था 5 to 1 00.00 वाला जो था, तो मैम अगर हम इसको ऐसे लिख दे 5 to 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 या -2, तो मैम फिर तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। नहीं 10 की पावर -4 कैसे लिख दोगे इसको? 10 की पावर ये यहाँ पे है ना, 10 की पावर 0, तो 4 कैसे लगा दोगे? 10 की पावर 2 आ जाएगा ना फिर। यस मैम, मतलब 10 की पावर -2 52100 इंटू 10 to the पावर -2 होगा ना? यस अब मैम कह रहे हो तो ये 521 बचेगा। हो जाएंगी। कैसे मैम? नहीं पॉइंट ऐसे के नहीं बाद होगा। जीरो हम लोग कैसे- नहीं पॉइंट के बाद तो ये 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे, ये ऐसे नहीं होगा, ये 7 ही रहेंगे यहाँ पे। यस मैम। ओके मैम। मैम लेकिन पॉइंट के बाद तो हम जितनी मर्जी जीरोस मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, पॉइंट के बाद वाली तो इंक्लूड होंगी ना, 00 पॉइंट के बाद वाली इंक्लूड होंगी। पॉइंट के बाद तो जितनी मर्जी जीरोस लग सकती है ना मैम। हाँ, तो पॉइंट जितनी के बाद मर्जी लग कितनी लगा लो, सारी काउंट होनी है। जैसे ये 12 वाला है, इसमें लिखोगे 12 की पावर कितना लिखोगे? 1 2 3 4। 12 की पावर कितना जाएगा? तो सिग्निफिकेंट 10 टू पावर -3। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितनी बनी? 12 1 2। तो 1 2 ही तो सिग्निफिकेंट फिगर हुई। बट यहाँ नहीं कर सकते कि 521 ही है तो 3 ही है, नहीं, ये 0.0 वाली आएगी। जैसे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे तो 6 आई है। ठीक है? बट यहाँ 1 से पहले वाली जो है ये काउंट नहीं हुई, तो यहाँ पर हमारे पास 5 बची हैं। 5 अब राउंड ऑफ वाला और देखो, राउंड ऑफ में क्या करते हैं? इसमें बताओ क्या करेंगे? अगर 5 से कम है तो क्या करते हैं? मैम सेम वैल्यू आ जाती है। हम सेम
अगर ये 5 से कम होगा तो हमारे पास जो 14.6 प्रीवियस वाली होगी वो सेम आ जाएगी, यानी 14.6। 6 और यहाँ पर 14.7 अगर ये 5 से बड़ा है तो हम इस वाले में क्या करते हैं, +1 कर देंगे। अगर ये 5 से 14.7 बड़ा है लास्ट डिजिट तो 14.7। अगर ये डिजिट 5 ही है तब क्या करते हैं, इवन ऑड देखते हैं, इवन ऑड। अगर इवन होगा तो क्या लिख देंगे, एज इट इज। जैसे यहाँ पर ये इवन सेम डिजिट है नंबर। तो 14.6 एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा डिजिट है, ऑड, तो अब ऑड वाली में क्या करेंगे, +1 तो ये कितना हो गया, 14.8 हो गया। ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर इसके राउंड ऑफ के रूल्स भी हैं, एक बार रूल्स देख लेना। अब इसका देखो, ये वाला है, इन दोनों को ऐड करा, तीनों को। अब इसके देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट है। ऐड होके कितना आया देखो, 369.76 आया ऐड होके। अब ऑप्शन आएंगे, क्या लिखना है, 369.76, 0.86। तो याद रखना जब भी ऐड करते हैं ना, ऐड और सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें हमेशा देखते हैं जो सबसे लेस सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना। जैसे यहाँ पर कितना है, सिर्फ 1 है ना पॉइंट के बाद। ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर में हमेशा जो सिग्निफिकेंट फिगर छोड़नी है पॉइंट के बाद, वो छोड़नी है जो तीनों में सबसे लीस्ट हो। तो सबसे लीस्ट कितनी है यहाँ पे, 1 डेसिमल के बाद। 1 है ना, पॉइंट डेसिमल के बाद। भाई 2 में तो 2 हैं, बस सेकंड जो 349 है, यहाँ पर 1 है डेसिमल, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें हमेशा अपने आंसर को वहां पर छोड़ना है जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो इसको हमें 1 ही बनाना है। तो 1 बनाओ कैसे, ये 5 से बड़ा है, यस मैम। यस मैम, 0.8 5 से बड़ा है तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर ऐड कर दूं, तो 369.8। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। और ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि इसको ऐड करके Yes, इसका ma'am. आंसर बताओ क्या बनेगा। तो हमेशा लीस्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के लीस्ट किस पे जाना है, लीस्ट डेसिमल। सिग्निफिकेंट फिगर पे। हाँ, बट वही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में किस पे जाएंगे, टोटल पे। टोटल डिजिट कैसे, जैसे मान लो ये 7.55 है, ये कितने डिजिट है, ये 3 डिजिट। 0.34 कितनी डिजिट है, 2। पॉइंट से पहले 0 नहीं गिनते है ना, पॉइंट से पहले 0 नहीं। ये अगर देखो कहाँ रहा, ये रहा, यहाँ पे कहाँ गया, पॉइंट से पहले हम लोग जीरोस को नहीं गिनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे है। तो मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हो गई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास ये आंसर आया 2.567। ये तुम्हारा आंसर है। अब इसको कहाँ पर छोड़ें, इस आंसर को कहाँ पर छोड़ें, तो कहाँ पर छोड़ेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्यों, मैम क्योंकि 0.34 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओरिजिनल नंबर का लीस्ट देखेंगे। देखो वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो पॉइंट के बाद देखा था सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद में जो मिनिमम था वो लिया था। यहाँ पर टोटल का देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में क्या देखेंगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स का देखेंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर में मिनिमम कौन सा है, 2 है ना। तो इसको कहाँ तक, हाँ मिनिमम कितना है, 2 है। तो इसको अभी 2 तक राउंड ऑफ करना है, तो 2 तक राउंड ऑफ करो। ये लास्ट 7 है तो इसमें क्या ऐड कर दूं, 2.57 है। अरे 7 को पहले 8 बनाया ना, अब 5-7 हो जाएगा ना, 6-7 का राउंड ऑफ तो। हाँ तो 7 वाले में, हाँ सॉरी 7 वाले में 1 ऐड करेंगे तो ये 6 है, 6 + 1 तो ये हो गया कितना, 2.67। यस, अब ये वाली लास्ट क्वांटिटी 7 है तो अब क्या करेंगे, लास्ट वाली क्वांटिटी में +1 कर देंगे तो 2.6 आंसर। 2.6। तो यहाँ पर तुम्हें अपना फाइनल आंसर छोड़ना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आते हैं और कंफ्यूजन बहुत होती है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद वाली सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे और जो लीस्ट होगा अपने आंसर को वहां पर छोड़ेंगे पॉइंट के बाद, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, ऑल ओवर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है, टोटल मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और ये वाली 2 है। तो तुम्हें अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो लीस्ट वाला है नंबर वहां तक लेके आना है, पॉइंट वाला नहीं, टोटल। ठीक है, ये वाली टोटल हो गई 2.6 स्क्वायर मीटर। तो यहीं तक हम लोगों को Okay, करना था। एरर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एरर्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस पढ़ना था। वी हैव कंप्लीटेड आवर पीपीटी। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी और ज्यादा जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो सॉल्व कर लेना, प्लस असाइनमेंट। आई होप आप तो असाइनमेंट हो जाएगा, यस मैम। यस मैम। यस हो जाएगा ना। एक बार रूल्स और रिवाइज कर लेना अच्छी तरीके से। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, तो अब ये पीपीटी समझ लो तुम्हारे लिए एकदम। हाँ मोहित बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कौन सी प्रॉब्लम में ये गड़बड़ है? क्या कह रहे हो? बोलना, जिसका भी हैंड रेज था बोलो, क्या कह रहे हो? कहाँ पर दिक्कत आ गई? कौन सा क्वेश्चन गलत है? पीवाईक्यूज हैं सारे। वो स्पेलिंग गलत होगी उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अरे भाई, मैम लीव कर दें, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। जाओ जाओ लीव कर दो। जिसको डाउट है वो रुक जाओ, जिसको अगली क्लास में वो भाग जाओ, अगली क्लास लो। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। गुड नाइट माधव मैम। को हमेशा बाय मैम। रहती है लास्ट तक भी। माधव बोल लो भाई, मेरे से ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, बोलो फटाफट बोलो। क्लास है तुम्हारी माधव, बोलो फटाफट। हम क्वेश्चन है कि एफ इक्वल टू साइन 80 है तो ए का डायमेंशन बताना है। एफ cos है, टी टाइम है। 80 है ना, तो एफ थीटा तो डायमेंशन लेस रहेगा, तो ए क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। ए अगर कांस्टेंट है, हाँ तो बस। ओके मैम। ओके।